हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स का कंप्लीट डिस्कशन, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपका साइंस में तीनों को मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से लगभग 17 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिससे आपके 8 से 10 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश वर्ष है वह है आपका दूरी का मात्रक है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। दोस्तों यहीं आपसे एक और पूछा जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें आपका पूछा जाता है कि पारसेक किसका मात्रक है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पारसेक भी आपका दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर हो जाएगा जो एक हॉर्स पावर होता है इसमें 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपकी जो विकृति है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। दोस्तों ओडोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। नेक्स्ट प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस मशीन से झूठ का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें कह रहा है आपसे विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आयतन। दोस्तों आयतन जो है इसमें आपका सदिश राशि नहीं है, लेकिन विस्थापन, वेग और बल ये आपकी सभी सदिश राशियां हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जो नवीकरणीय हैं, या दूसरी भाषा में दोस्तों जो पहले से परंपरा में नहीं है उन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो नियम है ये कहलाता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो दोस्तों इस रूप नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। दोस्तों आपको याद रखना है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला दोस्तों जड़त्व के नियम से जाना जाता है, दूसरा दोस्तों F बराबर ma के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है अंतरिक्ष यात्री किसकी अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं?
तो दोस्तों जो आपका अंतरिक्ष है वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और वो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्या कारण है? तो आंसर है दोस्तों, जो आपका लोलक होता है, लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, इस कारण से लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से पृथ्वी से किसी भी वस्तु को बाहर फेंका जाता है तो वह अंतरिक्ष में चली जाती है, यानी कि पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती है। उस वेग को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, जिसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार क्यों होती है? आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा, जो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों बाहर निकल जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही जो होती है वो आपकी बाहर निकल जाती है। अगला है, ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये आपका पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। जितने भी मोटर व्हीकल होते हैं इनकी जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम की दशा में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? तो दोस्तों अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो इसका जो कारण होता है ये होता है आपका तूफानी मौसम को इंगित करता है, यानी कि आपका तूफान आने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या नहीं बदलता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, घनत्व नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, पानी का सर्वाधिक अपेक्षित घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों जब भी दूध को मथा जाता है तो उसके उसके पश्चात दूध से क्रीम निकलती है, तो ये किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है, बादलों की वायुमंडल में तैरने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि वायुमंडल में बादल किस कारण से तैरते रहते हैं? आंसर हो जाएगा, कम घनत्व के कारण, यानी कि बादलों में कम घनत्व होता है जिसके कारण वो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों 1/9, यानी कि एक भाग ऊपर दिखाई देता है और 9 भाग पानी के अंदर रहता है। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में क्या बदलाव होगा? तो दोस्तों जो पानी का स्तर है वह समान रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है, प्रकाश के निर्वात में अनुमानित चाल कितनी है? तो दोस्तों जो प्रकाश होता है इसकी निर्वात में चाल कितनी है? आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। ये होती है दोस्तों प्रकाश की निर्वात में चाल। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जो सूर्य से प्रकाश आता है ये धरती पर कितने समय में आ जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.3 मिनट। दोस्तों कहीं कहीं 8.2 मिनट भी लिखा रहेगा, तो दोनों सही हैं। अगर सेकंड में पूछा जाएगा तो 499 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है या जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की चाल जो है आपकी बढ़ जाती है तथा यह किरण अविलंब से दूर हट जाती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके विपरीत अगर विरल से सघन में जाएगी तो इसकी चाल घट जाएगी और किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट है मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों एंडोस्कोप होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है। नेक्स्ट है दृष्टिपटल दोस्तों जिसे कहते हैं रेटिना पर चित्र कैसा बनता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का चित्र आँख के रेटिना पर बनता है। ये वस्तु से छोटा और उल्टा हमेशा बनता है, तो आपको ध्यान रखना है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर चित्र वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सबसे लंबा जो तरंग दैर्घ्य होता है ये आपका लाल रंग का होता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा जो आपका अंतरिक्ष यात्री होता है उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है। आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात के समय में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, इसमें कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जब भी दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों ये आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस द्वारा सही किया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दोस्तों यहीं अगर पूछ लिया जाए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। ये आपके तीन रंग जो होते हैं ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है। तो दोस्तों आपकी जो गैस और द्रव होती हैं इसमें संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है।
नेक्स्ट है उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों जो भाप होती है इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिससे उबलते हुए जल की अपेक्षा जो है हाथ अधिक जल जाता है। नेक्स्ट है किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो होता है ये घट जाता है। अगला है मिट्टी के घड़े में जल किस कारण से ठंडा रहता है? आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला है ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो दोस्तों जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं ये आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं और दोस्तों इनके संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें दोस्तों निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो आपका आयन मंडल होता है ये रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो दोस्तों जो एक्स किरणें होती हैं ये सीटी स्कैन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला है एक रडार जो शत्रु की वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो रडार होता है इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है जो शत्रु के वायुयान से टकराकर उसकी उपस्थिति का पता लगाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो इसके लिए ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये लगभग 17 मीटर या 16.5 मीटर होनी चाहिए। परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य दूरी तभी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगला प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसके कारण वहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगला है, इसमें कह रहा है पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मनुष्य की श्रवण सीमा क्या होती है? तो दोस्तों मनुष्य की जो श्रवण सीमा होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और इसे श्रव्य ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पराध्वनिक जेट की उड़ान से किसे नुकसान होता है? तो दोस्तों जो पराध्वनिक जेट होते हैं इनकी ध्वनि से ओजोन परत को नुकसान होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसमें कह रहा है ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? आंसर हो जाएगा आयाम से इसकी प्रबलता को मापा जाता है। इसकी प्रबलता से इसकी मोटाई और पतलाई का पता लगाया जाता है, यानी कि ध्वनि मोटी है या पतली है। दोस्तों अगला है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें टेलीविजन में दोस्तों अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? आंसर आपको ध्यान रखना है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल का मान दोस्तों 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसमें कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आंसर हो जाएगा आपका जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। नेक्स्ट है
बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। जो बिजली का बल्ब होता है इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? आंसर हो जाएगा जो आपका फ्यूज में प्रयुक्त तार होता है इसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है घरेलू विद्युत तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो दोस्तों जो घरों में तारों की वायरिंग की जाती है ये समांतर क्रम में की जाती है। अगला है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों जो आपका बल्ब होता है इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है? दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला है, इसमें कह रहा है आपसे परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला है, इसमें कह रहा है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों जो आपका पेनिसिलिन औषधि है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।